हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का टॉपिक है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पढ़ेंगे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। आपने देखा है कि जो तीसरी तीसरी एस्टेट के मध्यवर्गीय लोग थे, वकील थे और अदालतों में काम करने वाले लोग थे, व्यापारी थे, व्यवसायी थे। उन्होंने मतलब जो राजा की कर बढ़ाने की जो व्यवस्था थी, जो नीति थी, जो उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्योंकि जो राजा खुद तो कर नहीं बढ़ा सकता था, तो वो स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाता था कर बढ़ाने के लिए। तो उसमें फॉर्मेलिटी होती थी, क्योंकि एक 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 वोट देने दिया जाता था। कुलीन वर्ग के लोग भी एक ही वोट देते थे, पादरी वर्ग के भी एक ही देते थे। यानी कि कुलीन के भी 300 मेंबर होते थे, पादरी वर्ग के भी 300 मेंबर होते थे। लेकिन तीसरी एस्टेट के 600 मेंबर होते हुए भी वो भी एक वोट देते थे। तो पादरी और कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वो तो कर बढ़ाने के हक में ही होते थे, तो वो तो राजा के पास जो वोट करते थे कर बढ़ाने के पक्ष में करते थे कि हाँ कर बढ़ा दिया जाए। लेकिन ओनली तीसरी एस्टेट के लोग थे जो कर बढ़ाने के विरुद्ध वोट करते थे। लेकिन ये मीटिंग जो स्टेटस जनरल की बुलाई जाती थी, वो फॉर्मेलिटी होती थी। तो उस मीटिंग के बाद हमेशा कर बढ़ता था। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने ऐसा संविधान बनाया, राजा के विरुद्ध बगावत कर दी और ऐसा संविधान बनाया जिसके द्वारा राजा की शक्तियाँ कम करने का उन्होंने संविधान बना दिया। जो भी वहाँ पे जन्म से विशेष अधिकार वगैरह मिले हुए थे, वो सारे संविधान द्वारा खत्म कर दिए। पादरियों के भी, कुलीन वर्ग के भी, राजा की भी शक्तियाँ कम कर दी। ऐसा संविधान बना दिया था उन्होंने 4 अगस्त 1789 को। और अब देखते हैं वो कैसे बना फ्रांस। फिर उसके बाद पहले तो जब राजा ने देखा कि बड़े बड़े जमींदारों को भी तीसरी स्टेट के जो मध्य वर्गीय लोग हैं उन्होंने मतलब मजबूर कर दिया कि बड़े बड़े जमींदार देश छोड़ के भाग गए, तो राजा को खुद को भी डर लगने लगा। तो वो मान गया था कि जो भी वो संविधान तीसरी मध्य वर्गीय लोग उनके लिए बनाएंगे, उसके अनुसार वो काम करने के लिए तैयार है, जो कि 4 अगस्त 1789 की रात को लागू कर दिया गया था। और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। वो आगे पढ़ते हैं। नेशनल असेंबली ने जो उन्होंने बनाई थी तीसरी स्टेट के मध्यवर्गीय लोगों ने राजा की शक्तियां कम करने के लिए जिस असेंबली को बनाया, नेशनल असेंबली को बनाया था, वो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। मतलब वैसे तो उन्होंने मतलब संवैधानिक राजतंत्र का जो कानून था, जो विशेष अधिकार वगैरह समाप्त करने का जो काम था, वो तो 4 अगस्त 1789 को कर दिया था। लेकिन पूरी तरीके से संविधान बन के फ्रांस का नेशनल असेंबली ने तैयार कर मतलब उसका प्रारूप पूरा तैयार कब करा था? 1791 में। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की जो नेशनल असेंबली ने कानून वो बनाया, संविधान बनाया था, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियां, वहाँ का जो राजा था उनकी शक्तियों को कम करना या सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। पहला जो शक्तियां एक राजा या सम्राट के पास होती थी, अब जब संविधान बना दिया नेशनल असेंबली ने राजा की शक्तियों को कम करने वाला, तो जो सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, अब क्या कर दिया गया? उनको उन राजा की शक्तियों को 3 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर विभाजित भी कर दिया गया और हस्तांतरित भी कर दिया गया। पहले उन्होंने 4 अगस्त 1789 को ऐसा संविधान बना दिया था, पारित कर दिया था, कानून पारित कर दिया था, जिससे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के जो जन्म से विशेष अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए थे और राजा की शक्तियों को कम करने वाला कानून पास कर दिया गया था। इस तरीके से वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया था फ्रांस में। और नेशनल असेंबली जो कानून बनाने वाली असेंबली उन्होंने बनाई थी मध्य वर्गीय लोगों ने, उन्होंने 1791 में
जो नेशनल असेंबली थी, जो संविधान बना रही थी वहाँ का, उसने उस संविधान का प्रारूप 1791 में पूरा कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, जो उन्होंने संविधान बनाया था, उस संविधान का मुख्य उद्देश्य वहाँ के सम्राट राजे की शक्तियाँ कम करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को, जो पहले जो शक्तियां राजा के पास होती थी अकेले, उन शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो शक्तियां वहाँ के सम्राट के पास होती थी फ्रांस के, अब वो सारी शक्तियां 3 संस्थाओं में बांट दी गई। विधायिका कानून बनाने वाली, फिर वो कार्यपालिका उनको लागू करने वाली, और न्यायपालिका 3 संस्थाओं के बीच में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस तरीके से मतलब फ्रांस के अंदर पहले तो, वैसे तो राजतंत्र के अंदर कभी भी संविधान नहीं होता। लोकतंत्र जहाँ जिन देशों में लोकतंत्री सरकारें होती हैं वहीं संविधान होता है, लेकिन फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र जब राजा के होते वहाँ पर संविधान बन गया, तो पहली बार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना था। चित्र 7 में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। जो अब पहले तो राजा अपनी मन मर्जी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था, असीमित शक्तियां थी, अनलिमिटेड शक्तियां थी उनके पास, लेकिन अब संविधान के द्वारा उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया। और इस चित्र में दिखाया गया है कि संविधान के बनने के बाद जो वहाँ की फ्रांस की नई राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कैसे काम करती थी। न्यायपालिका में क्या होता था, न्यायाधीश होता था, तो लोग उनको वोट देकर चुनते थे, लोगों का वोट। सम्राट का नियंत्रण नेशनल असेंबली 745 मेंबर, सम्राट निषेध नियंत्रण मंत्रियों द्वारा नियंत्रण रहने लगे। कार्यपालिका देखो, न्यायपालिका में न्यायाधीश होता था, और सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त हो लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग वोट देकर चुनते थे न्यायाधीश को। सक्रिय नागरिक कौन से होते थे? जो वोट देते थे, वो वहाँ की फ्रांस की जनसंख्या का 2 करोड़ 80 लाख लोग की जनसंख्या में 40 लाख लोग वोट देते थे। सक्रिय नागरिक वहाँ की पॉपुलेशन का कितनी थी 1789 में? 2 करोड़ 80 लाख, और 2 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन में से 40 लाख लोग ही वोट दे पाते थे, और वो सक्रिय नागरिक कहते थे। वो इसको चुनते थे न्यायाधीश को। ये न्याय 3 संस्थाओं में वहाँ के राजा की शक्तियाँ बांट दी गई थी। न्यायपालिका, दूसरी कार्यपालिका जो कानून बनाने वाली थी, विधायिका कानून बनाने वाली विधायिका थी, जिसको नेशनल असेंबली बन गई थी, जो कि उसमें 705 जो तीसरे स्टेट के मध्य वर्गीय लोगों ने जो विधायिका बनाई, नेशनल असेंबली बनाई थी, उसके मेंबर कितने थे? 745। वही कानून बनाने वाली संस्था बन गई थी। और इनको कौन चुनता था? वोट से चुना जाता था। न्यायाधीशों को भी वोट से चुना जाता था, और जो ये 745 मेंबर होते थे, इनको भी वोट के द्वारा चुना जाता था। वोट के द्वारा पहले निर्वाचित कितने 50,000 पुरुष चुने जाते थे, उनमें से 745 पहले इनमें से निर्वाचित चुने जाते थे। 50,000 पुरुषों को चुना जाता था 2 करोड़ 80 लाख में से। फिर उन 50,000 में से 745 मेंबर नेशनल असेंबली के चुने जाते थे। नियंत्रण किसका होता था? सम्राट के ऊपर। ये इनका नियंत्रण किसके ऊपर होता था? सम्राट के ऊपर। निषेध और नियंत्रण मंत्रियों के द्वारा। ये देखते बस इतना है। ये विधायक पालिका जो 745 मेंबर थे, जो कि 2 करोड़ 80 लाख में से 50,000 मेंबर चुने गए, फिर उनमें से 745 मेंबर चुने। जो न्याय करने वाली न्यायपालिका थी, उसमें न्यायाधीश जो जज होते हैं वो भी लोग ही चुनते थे, सक्रिय नागरिक ही चुनते थे। सक्रिय नागरिक का भी डिफाइंड ढंग से याद कर लेना। और राजा के ऊपर किसका नियंत्रण था? इसका नेशनल असेंबली का राजा के ऊपर नियंत्रण था। और जो मंत्री होते थे उनके ऊपर भी नेशनल असेंबली का ही नियंत्रण था। ये लोग
सम्राट और उसके जो मंत्री होते थे वो मिलकर इसके नेशनल असेंबली द्वारा मिले बने हुए कानूनों को ये लागू करते थे। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं। जो निष्क्रिय नागरिक थे उनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार नहीं प्राप्त था। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? जिनको वोट का अधिकार नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुष, स्त्रियां और बच्चे 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को, या अगर आ जाए फ्रांस में निष्क्रिय नागरिक कौन थे या किन लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, वो 30 लाख लोग थे। 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे और 25 साल से जो कम उम्र के व्यक्ति थे उनको वोट का अधिकार नहीं था। निष्क्रिय नागरिक आप पढ़ चुके अभी 2,80,000 में 2,80,00,000 में से 80 लाख में से 40 लाख लोग ही थे जिनको वोट देने का अधिकार था, जो सक्रिय नागरिक कहलाते थे। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। जो 1791 में संविधान बन के तैयार हो गया था, उसने कानून बनाने का, यानी कि विधायिका किसको बना दिया? नेशनल असेंबली को। कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया? कानून बनाने का अधिकार मतलब कानून बनाने वाली संस्था को आजकल हम विधायिका कहते हैं। तो जो नेशनल असेंबली बनाई थी तीसरे स्टेट के लोगों ने, राजा की शक्तियां कम करने वाला संविधान बनाने वाली जो नेशनल असेंबली तो उसको 1791 के संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली को कानून बनाने वाले का अधिकार दे दिया गया और विधान पालिका बना दी गई। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। मतलब नेशनल असेंबली के जो मेंबर 745 मेंबर थे उनको वोट देकर चुना जाता था। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। जो वोट देने वाले लोग होते थे पहले निर्वाचक समूह, यानी कि 50,000 लोगों को चुनते थे जो पुण्य असेंबली में सदस्यों को चुनते थे। पहले लोग 50,000 लोगों को चुनते थे, फिर वो जब असेंबली में पहुंच जाते थे 50,000 लोग तो वो फिर खुद सदस्यों को चुनते थे 745 को। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। वो आपको पता 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक मिल जिन्हें मत देने का अधिकार था दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर खर्च करते थे। 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग जो अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे अपने देश की सरकार को, वही मतदान उनको ही मत देने का अधिकार था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत, और जिनको वोट का अधिकार था वो तो सक्रिय नागरिक कहलाते थे, और जिनको नहीं वोट का अधिकार था पुरुषों और महिलाओं को, उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जो 50,000 निर्वाचक चुने जाते थे की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए, असेंबली का यानी कि नेशनल असेंबली का सदस्य होने के लिए करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में जो भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कर देते थे वही नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते थे, वही निर्वाचक बन सकते थे। नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कर जो पे करता है 3 दिन के बराबर या 3 दिन से ज़्यादा अपनी मजदूरी के बराबर जो कर देते थे लोग, वो नेशनल असेंबली का भी मेंबर बन सकते थे। और जो 50,000 निर्वाचक चुने जाते थे देश में से, वो निर्वाचक चुनने का अधिकार भी रखते थे। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ जो संविधान था वहाँ का फ्रांस का, उसकी शुरुआत हुई थी जो पुरुष लोगों को उनको जो नागरिक अधिकार दिए गए थे। पुरुष एवं वहाँ संविधान की फ्रांस के संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्निश अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से के साथ शुरू हुआ था। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्निश अधिकार के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अधिकारों को
अहर्निया के रूप में रखा गया। और फ्रांस का संविधान किससे शुरू हो रही थी? संविधान फ्रांस का जो नया संविधान था जिसने राजा की शक्तियों को कम किया था, वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता था। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहर्निय अधिकार के रूप में, तीन अधिकारों को नैसर्गिक और अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार केवल प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थी। मतलब वहाँ के फ्रांस के संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार वहाँ के जो आगे जनरेशन में बच्चे होने थे उन सबको जन्म से दे दिए गए ये अधिकार, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। ये आ जाता है नैसर्गिक और अहर्निय अधिकारों से। आप क्या समझते हो? तो ये बता सकते हो आप कि फ्रांस में जब वहाँ का संविधान बन गया था तो उसकी शुरुआत पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र से हुई थी, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से हुई थी, लेकिन उसके अंदर जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। नैसर्गिक एवं अहर्निय अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ये अधिकार मिले हुए हैं और कोई भी इन अधिकारों को फ्रांस के नागरिकों से छीन नहीं सकता। राज्य का कर्तव्य माना गया, मतलब जो वहाँ की सरकार चलाएगा उसका कर्तव्य क्या माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यही है कि जो नया संविधान बना उसमें तीन अधिकार लोगों को जन्म का, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार, तीन अधिकार दिए गए जिनको नैसर्गिक और अहर्निय अधिकार के रूप में रखा गया। जिसका मतलब था कि ये जो संविधान के बनने के बाद जो भी व्यक्ति वहाँ जन्म ले रहा था उसको ये सारे अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता था। और जो वहाँ का राज्य है वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, ये कहा गया था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इतना समझ लेना कि कैसे से वो बना था। ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस वीडियो को बार बार सुनोगे। कब संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था और वो राजा की शक्तियाँ किन तीन संस्थाओं के अंदर बांट दी गई थी और कैसे संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी थी, कौन कौन न्यायपालिका के जजों को कौन चुनता था, कार्यपालिका में क्या क्या था, विधायिका में क्या क्या था, ये आपको सारा पता होना चाहिए। सक्रिय नागरिक कौन होते हैं, निष्क्रिय नागरिक कौन होते हैं, और जो 1791 में जब संविधान बन गया था तो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जिनके वोट डालकर चुनी जाती थी उसके मेंबर। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव पहले 50,000 लोगों को चुनते थे, फिर उन 50,000 में से आगे इस सदस्यों को चुना जाता था 745। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, वो आप ऊपर पढ़ चुके हो। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाती थी। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य बनने, निर्वाचक की योग्यता जो 50,000 होते थे निर्वाचक, वहां पर 50,000 निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की मतलब उन वही लोग निर्वाचक चुने जा सकते थे और नेशनल असेंबली के सदस्य बन सकते थे जो फ्रांस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर पे करते थे। तो आज आप इतना ही बार बार वीडियो देख के समझ लेना, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। मैं